तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से उसी क्रम में एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जिस घटना की बात मैं आपसे करने वाला हूँ ये घटना कोई बहुत पुरानी नहीं है। ये घटना महज आज से एक दिन पहले हुई। कायदे से कहें तो 4 दिन पहले हुई, लेकिन जो खुलासा हुआ, जो सारी चीज़ें हुई, वो प्रकाश में जो आया वो आज से महज एक दिन पहले हुई। अभी तक ये घटना पूरी तरह सुलझी भी नहीं है। अब इसमें कई गुत्थियां सुलझेंगी और जैसे जैसे सुलझेंगी मैं आपको पूरा अपडेट देता जाऊंगा। आज की कहानी देश की राजधानी नई दिल्ली की है और इस घटना में नई दिल्ली की कई जगह भी शामिल है। दरअसल दिल्ली की क्राइम ब्रांच को एक इनपुट मिलता है। मुखबिर जो था वो बताता है कि वेस्ट दिल्ली के मित्राओं गांव में एक ढाबा है, खाओ पियो ढाबा, और इसी ढाबे में एक नीले रंग का फ्रिज है। अगर आप उस फ्रिज को खोलेंगे तो आपको उसमें एक लड़की की लाश मिलेगी। अब इनपुट देने वाला जो व्यक्ति था वो क्राइम ब्रांच का बहुत भरोसेमंद था, इसीलिए क्राइम ब्रांच को उस पर पूरा यकीन होता है। क्राइम ब्रांच की टीम फ़ौरन उसके बताए हुए एड्रेस पे जाती है। जाने के बाद फ़ौरन ही, चूँकि ढाबा बंद था, तो उस ढाबे की लॉक को खोलती है। खोलने के बाद ढाबे के अंदर जाती है। अंदर जाती है तो देखती है कि सच में वहाँ पे एक नीला फ्रिज रखा हुआ है। पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच के लोग फ़ौरन ही उस फ्रिज को खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं तो अंदर सच में एक लड़की की लाश निकलती है। अब ये चीज़ देखने के बाद, अभी कुछ ही दिनों पहले श्रद्धा वाकर वाला केस हुआ, अभी फिर से एक लड़की की लाश मिली। इसीलिए जो पुलिस वाले थे तुरंत ही घबराते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी बड़ी घटना का संकेत है। इसीलिए पुलिस वाले फ़ौरन उस लाश को, उस लड़की की बॉडी को कब्जे में लेते हैं। फ़ौरन ही इस ढाबे के मालिक के बारे में पता करते हैं और ये लड़की कौन थी इसके बारे में पता करते हैं। तो काफ़ी देर तक मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ये जो ढाबा है किसी 24 साल के लड़के साहिल गहलोत का है और ये जो लड़की है ये उसकी ही गर्लफ्रेंड है। अभी ये लड़की कौन है इसका पता तो साहिल ही बता सकता था। इसीलिए पुलिस वाले इस साहिल को ढूंढने के लिए निकलते हैं और सबसे पहले इसके घर पे दबिश डालते हैं। घर पे साहिल नहीं मिलता। इसके नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं, अपने मुखबिरों को फिर से एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद उसका लोकेशन निकलता है, साहिल को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन इसी बीच एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास आके पहुंचती है। दरअसल कोई हरियाणा का परिवार था जिसकी बेटी दिल्ली में ही रहती थी। वो परिवार अपनी इस बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। अब पुलिस वालों को लगता है कि हो न हो, ऐसा हो सकता है, जहाँ तक चांस है कि कहीं ये दोनों मामले आपस में इंटरकनेक्टेड तो नहीं। इसीलिए फ़ौरन जो परिवार वाले थे उनको क्राइम ब्रांच की टीम फ़ोन करती है और कहती है कि एक लड़की की बॉडी मिली है। अगर आप आ जाते और वेरिफिकेशन कर लेते तो शायद आसानी हो जाती। जो परिवार था ये सुनता है, सुनने के बाद उसके होश उड़ते हैं। बहरहाल परिवार पहुंचता है, उस लाश को देखता है और देखते ही रोते हुए कहता है कि ये तो हमारी बेटी निकिता है। अब ये निकिता कौन थी, इसका कत्ल क्यों हुआ, हरियाणा से दिल्ली क्या करने आई थी और मरने के बाद किसी फ्रिज में कैसे पड़ी थी, ये सारे सवाल परिवार वालों के साथ साथ पुलिस वालों को कहीं ना कहीं खाए जा रहे थे। पुलिस वाले इस ढाबे के मालिक साहिल को उठाते हैं। उठाने के बाद पूछताछ करते हैं तो थोड़ी देर तक तो साहिल घुमाता है, लेकिन जब पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच के जो सीनियर अधिकारी थे, अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें वो बता रहा है, जो कहानी उसने सुनाई कत्ल के पीछे, वो कहानी इतनी हैरान करने वाली है, इतनी आत्मा को कचोटने वाली है कि शायद इस कहानी से हर किसी को आज सीखने की ज़रूरत है। हर किसी को आज इस दुनिया के बारे में जानने की ज़रूरत है। दरअसल साहिल से जब पूछताछ की जाती है तो साहिल ने जो कहानी बताई, उस कहानी के हिसाब से साल 2018 में साहिल एसएससी की कोचिंग करने एडमिशन लेता है उत्तम नगर में। कोचिंग लेता, कोचिंग करके बस से अपने घर आता, फिर जाता, फिर कोचिंग करता। उम्र महज 17-18 साल थी। लेकिन इसी बीच जब वो बस लेने जा रहा था तो बस स्टॉप पे उसकी एक लड़की से नज़र टकराती है। लड़की भी बेहद खूबसूरत, साहिल भी बेहद खूबसूरत।
लड़की भी इसे देखती है, ये भी साहिल को देखता है। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोनों बस में अब साथ आने जाने लगे। धीरे धीरे बातों का सिलसिला होता है। लड़की से जब साहिल नाम पूछता है तो लड़की अपना नाम निक्की बताती है, क्योंकि प्यार से उसे घर वाले निक्की कहते थे। निक्की बताती है, फिर पूरा नाम पूछता है तो अपना नाम निकिता यादव बताती है। दोस्ती होती है, आए दिन दोनों मिलते रहते हैं, आए दिन बातें करते, कभी कॉफ़ी पे जाते, कभी घूमने जाते। दोस्ती इस कदर गहरी हुई कि धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। प्यार भी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। समय भी गुजरता गया और जो साहिल था उसने ग्रेटर नोएडा में बी फार्मा करने के लिए एडमिशन ले लिया। अब साहिल जब एडमिशन लेता है तो निकिता से भी कहता है कि तुम भी मेरे आसपास ही कहीं एडमिशन ले लो, ताकि हम दोनों में ज़्यादा दूरी ना हो, दोनों जब चाहे मिल सके, जब चाहे बात कर सके। अब निकिता भी प्यार में पागल थी, उसे भी ये बात समझ में आ जाती है। निकिता भी अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे भी ग्रेटर नोएडा में एडमिशन लेना है। माँ बाप के पास न पैसे की कमी थी, उन्हें अपनी बेटी पे भरोसा था कि बेटी कुछ कर लेगी। इसीलिए जो निकिता थी उसका एडमिशन बीए ऑनर्स में करा देते हैं उसी ग्रेटर नोएडा में। हालांकि जो निकिता थी उसकी तैयारी मेडिकल की थी, लेकिन शायद ये साहिल के प्यार का ही असर था कि उसने अपने उस मेन स्ट्रीम को शायद छोड़ दिया और बीए ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। अब दोनों एक ही जगह पे रह रहे थे, दोनों जब चाहते मिल लेते, जब चाहते बातचीत कर लेते। फिर भी दोनों को लगा कि शायद अब दूरी कुछ है, कुछ दूरी बाकी रह गई है। तो काफ़ी देर तक विचार करने के बाद, एक दूसरे से बातचीत करने के बाद अब दोनों ने एक साथ लिव इन में रहने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते, दोनों की पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे, दोनों साथ में भी रह रहे थे। बस सारी चीज़ें सेट थी, पढ़ाई पूरी करनी थी, एक दूसरे के साथ शादी करनी थी। साहिल निकिता के प्यार में पागल था, निकिता साहिल के प्यार में पागल थी। साल 2018 बीता, साल 2019 आ गया और जैसे ही 19 आया अपने देश में एक महामारी आती है, कोरोना आती है। कोरोना आने के बाद लॉकडाउन लगता है और जब लॉकडाउन लगता है तो फिर जहाँ ये दोनों किराए के घर में रहते थे वहाँ से इनको जाना पड़ा, चूँकि स्कूल कॉलेज सारी चीज़ें बंद हुई। ये दोनों अपने अपने घर पे रहने लगे। रहने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे अटैच रहते, सोशल मीडिया पे अटैच रहते। बस ईश्वर से यही बनाते कि जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म हो, फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। समय बीता, कोरोना काल भी हटा, दोनों ने फिर से एक दूसरे से मुलाकात की और इस बार ये दोनों दिल्ली के द्वारिका नगर में एक दूसरे के साथ फिर से लिव इन में रहने लगे। लिव इन में रहते धीरे धीरे दोनों की उम्र भी बढ़ रही थी, पढ़ाई भी कहीं ना कहीं पूरी हो रही थी। साल 2020 बीता, साल 2021 बीता। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाते, कभी कहीं मनाली जाते, कभी ऋषिकेश जाते, कभी कहीं और जाते। दोनों साथ में सेल्फीज लेते, जगह जगह फ़ोटो को पोस्ट करते। एक दूसरे के प्यार में पागल थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, न इस बारे में साहिल के परिवार को कोई जानकारी थी, ना ही इस बारे में निकिता के परिवार को कोई जानकारी थी। निकिता के परिवार वालों को लग रहा था कि शायद निकिता जल्द से जल्द पीएचडी पूरी करे, क्योंकि निकिता का ड्रीम था पीएचडी करना। इधर साहिल के माँ बाप को लग रहा था कि साहिल अपनी पढ़ाई पूरी करे, हम उसकी जल्द से जल्द शादी करवा दें। शादी साहिल की देखी भी जाने लगी, क्योंकि साहिल जो था साल 2023 आते आते 24 साल का हो चुका था। इधर निकिता भी 22 साल की हो चुकी थी। दोनों की शादी भी देखी जाने लगी। दोनों अलग अलग परिवार से थे, दोनों के परिवार को जानकारी भी नहीं थी, न परिवार एक दूसरे को जानता था। निकिता की तो शादी फिक्स नहीं हुई, लेकिन जो साहिल था उसकी शादी फिक्स हो गई। साहिल की शादी फिक्स होती है। अब साहिल बड़े असमंजस में, माँ बाप की इच्छा थी कि यहीं शादी हो। साहिल ने अपने इस लिव इन के बारे में माँ बाप को कुछ बताया ही नहीं था। इसीलिए अब जो साहिल था वो दोहरी ज़िंदगी जीने लगता है। एक तरफ घर वालों से शादी के लिए हाँ कर चुका था, दूसरी तरफ निकिता को उसने कहा था कि तुमसे शादी करूँगा। न अपनी शादी के बारे में निकिता को बता रहा था, ना ही निकिता के बारे में परिवार वालों को बता रहा था। धीरे धीरे शादी का वक्त भी फिक्स हुआ, शादी की तारीख मुकर्रर हुई। शादी की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, क्योंकि अब घर का सारा काम था, सारे रिवाज थे, तो जो साहिल था
अपने गांव मित्रांव चला जाता है। मित्रांव जाता है, इधर निकिता भी अपने घर चली जाती है दिसंबर महीने में। घर पे रहती है, रहने के बाद फिर दोनों जब आने की बात करते हैं तो साहिल था कि टाल मटोल कर रहा था, कह रहा था कि घर पे ही रहो। निकिता थी, वो कह रही थी कि काफ़ी टाइम से घर पे हूँ, अब आते हैं साथ में रहते हैं। साहिल काफ़ी टाइम तक टाल मटोल करता है, जनवरी तक तो इधर उधर घुमाता है, कहता है कि मेरे घर पे काम है, मेरे ढाबे का रिनोवेशन चल रहा है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। निकिता को भी अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे देश में घटनाएं हो रही, चाहे श्रद्धा वाकर का केस हो, चाहे और सारे केस हो, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को भी लग जाता है कि कहीं ये लड़का धोखा तो नहीं दे रहा। तो निकिता भी अब कहीं ना कहीं उससे लड़ाई करने लगती है कि नहीं, तुम इतने दिन हो गए, अब कहाँ हो, आओ मुझसे मिलो, मुझसे बातें करो। अब इधर साहिल के घर में कभी कुछ हो रहा, कभी गाना हो रहा, कभी डांस हो रहा, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो साहिल था कि उस चीज़ को छोड़ के आ नहीं सकता था। निकिता को भी कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था। धीरे धीरे जनवरी का महीना बीता और फिर निकिता ने कहा कि चलो फरवरी में गोवा घूमने चलते हैं। निकिता गोवा घूमने की बात करती है। साहिल को भी ना चाहते हुए हामी एक बार भरनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जिस तारीख को गोवा जाने की डेट मुकर्रर हुई थी, उसी तारीख को साहिल की शादी तय हो जाती है। अब साहिल बड़े असमंजस में कि 10 फरवरी को गोवा जाने की बात हो रही है और 10 ही तारीख को मुझे शादी करनी है। अब अगर गोवा नहीं गया तो निकिता को पता चल गया, और अगर गोवा चला गया तो शादी कैसे होगी। साहिल अब परिवार वालों को नहीं समझा सकता था, इसलिए वो निकिता से इधर उधर झूठ बोलना चालू करता है। कभी कुछ और बहाना बताता, कभी कुछ और बात करता। निकिता भी समझदार थी, कहीं न कहीं साहिल की बातों को पकड़ रही थी। चाहे जितनी वो बातें घुमा रहा था, निकिता को वैसे वैसे डाउट भी हो रहा था। इसीलिए वो निकिता कहती है कि ठीक है, एक काम करो, आज तुम मुझसे मिलने आओ। मिलने की बात होती है और जिस दिन ये बात हो रही थी, यानी 9 फरवरी को, उसी दिन जो साहिल था उसकी इंगेजमेंट हो रही थी। इंगेजमेंट होती है, इंगेजमेंट वो अपना करता है। इधर निकिता कह रही थी कि मुझसे मिलने आओ, गोवा चलते हैं। अब शादी अगले दिन ये गोवा कर जाने की जिद करती है। साहिल को बार बार फ़ोन करती है। साहिल भी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। साहिल अपनी वर्ना कार, जिसका नंबर GA03Y993, इस कार को उठाता है, घर से कहता है कि बस अभी आ रहा हूँ, कुछ काम से जा रहा हूँ। घर वालों को भी कोई जानकारी नहीं वो कहाँ जा रहा है। अपनी कार उठाता है। कार उठाने के बाद उससे कहता है निकिता से कि ठीक है, आओ मिलते हैं। निकिता से मिलता है। मिलने के बाद उसे अपनी कार में बैठाता है। कार में बैठाने के बाद अब निकिता थी, उसे कहीं ना कहीं भनक भी लग चुकी थी कि साहिल शादी कर रहा है, क्योंकि बॉडी पे कहीं ना कहीं हल्दी लगी थी, सारी ऐसी चीज़ें थी, लड़की समझदार थी। अब जब निकिता सामने से पूछती है कि क्या तुम कहीं शादी कर रहे हो क्या, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे साथ चीज़ें हो रही, तुम्हारे हाथ में रिंग है, तुम्हारे बॉडी पे हल्दी लगी हुई है, तो इसका मतलब तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है और तुम शादी कर रहे हो, और इतने दिन तक तुमने मुझे धोखा दिया। अब इस पर साहिल कहता है कि यार ये तो ऐसे ही लग गया है, कोई इंगेजमेंट नहीं है, और तुम गोवा चलने की बात कर रही थी, तो गोवा तो नहीं, चलो हिमाचल प्रदेश हिल स्टेशन घूम के आते हैं। अब ये चीज़ें कहते हैं। 11 बजे तक ये दोनों वृंदापुर में साथ रहते हैं। साथ में रहते हैं। साथ में रहने के बाद अपनी कार में ऐसे बातचीत करते करते ड्राइव करते हैं। लगभग घंटों तक 50 किलोमीटर ड्राइव होती है। निकिता को जितनी बातें ये बता रहा था, निकिता को डाउट होता जा रहा था कि जो साहिल है उसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी फिक्स हो चुकी है। निकिता कभी रोती, कभी चिल्लाती, कभी लड़ती, और अब साहिल को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो मेरा भांडा है वो फूट चुका है। निकिता बार बार जब उससे कार में लड़ाई कर रही थी, तो अंत में जैसे ही गाड़ी कश्मीरी गेट पहुंचती है, तो साहिल को लगता है कि क्यों ना अब इसका काम तमाम ही कर दें, क्योंकि ये मुझे चैन से अपनी शादी करने नहीं देगी, और इसको इस चीज़ की भनक लग गई और जो मेरा भांडा है वो फूट चुका है। अचानक से साहिल कार रोकता है, और कार में जो डेटा केबल होता है, जो कार से अटैच चार्जर लगा होता है, उसी चार्जर से फ़ौरन निकिता के ऊपर हमला करता है। अब निकिता चूँकि सीट बेल्ट लगाई हुई थी तो अपना बचाव कर नहीं पाती, और उसी चार्जर से उसका गला घोंटता है, गला घोंट के हत्या कर देता है। लेकिन साहिल भी कहीं ना कहीं बेहद दिमागी था। उसे पता था कि अगर लाश में कहीं भी ठिकाने लगाता हूँ, कहीं फेंक दिया, कहीं जला दिया,
तो आजकल जिस हिसाब से चीज़ें हैं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी है, घंटे भर नहीं बीतेंगे कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। इसीलिए अब साहिल को कुछ ऐसा करना था जिससे इस लाश का न किसी को पता चले, न किसी को भनक लगे, और मैं आराम से इस लाश को ठिकाने लगा दूं। इसीलिए काफ़ी देर तक वो सोचता रहता है। सोचते सोचते अपनी गाड़ी को दिल्ली की सड़कों पे उस लाश के साथ दौड़ाता रहता है, बड़े आराम से। चूँकि निकिता ने पहले भी सीट बेल्ट लगाई थी तो बॉडी ज़्यादा हिलती नहीं। रात का टाइम था, लगभग 1-2 बज चुके थे, तो ज़्यादा किसी को यकीन भी नहीं होता कि ये बेहोश है या क्या है। आराम से कह देता कि ये सो रही है। ये आराम से दिल्ली घुमाता रहता है और अंत में इसे अपने ढाबे का आइडिया आता है। चूँकि घर में शादी थी तो लगभग 8-10 फरवरी से ही ये ढाबा बंद था और पता नहीं कितने दिन तक बंद रहता, जिससे आराम से एक मौका मिल जाता लाश को इत्मीनान से ठिकाने लगाने का। इसीलिए ये निकिता की लाश को अपने मित्रा गांव लेके जाता है। वहाँ पे खेत में इसका ढाबा था, खाओ पियो ढाबा। उस ढाबे में गाड़ी अंदर लेके जाता है। ढाबे के जो फ्रिज थे उसको खोलता है। खोलने के बाद उसमें निकिता की लाश को ठूंसता है। ठूंसने के बाद फ्रिज बंद करता है, ढाबे को बंद कर देता है, फ्रिज को खोल देता है। उसका आइडिया था कि आराम से जब मुझे मौका मिलेगा मैं लाश को चाहे जैसे ठिकाने लगाऊंगा। हालांकि अभी अपने इस बयान में इसने डिस्क्लोज़ किया भी नहीं कि लाश को कैसे ठिकाने लगाता। पूछताछ अभी जारी है। इसके बाद बाकायदा वो लौट के आता है, अपने घर जाता है। 9 और 10 तारीख, यानी 9 तारीख और 10 तारीख के बीच की जो रात है, उस रात में उसने निकिता का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद सीधा गाड़ी लेके घर आता है। आने के बाद बाकायदा तैयार होता है, शेरवानी पहनता है, अपना सेहरा सजाता है। सेहरा सजाने के बाद जाता है बारात लेके, शादी करता है। शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और भूल जाता है कि उसने कोई लाश फ्रिज में भी छिपाई है या फिर उसे किसी और मौके का इंतज़ार था। ये सारी चीज़ें तो अभी काल के गर्भ में हैं, जैसे जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा। ये लाश को वहीं छोड़ता है, अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन इसी बीच जो निकिता के पिता हैं, सुनील यादव, जब वो देखते हैं कि 9 फरवरी से ही उनकी बेटी से उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे परेशान होते हैं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं, आज के टाइम में, आज के ज़माने में, कि बेटी ना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रही, ना व्हाट्सअप पे एक्टिव हो रही। तो आखिर बेटी को हुआ क्या, या फिर उसके फ़ोन को हुआ क्या। ऐसा भी नहीं कि ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रही है कि अगर फ़ोन ख़राब हो गया तो दूसरा फ़ोन नहीं ले सकती। तो कहीं ना कहीं जब पिता परेशान होते हैं तो अपने पास के ही एक ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं। अब निकिता के जो पिता थे और जो उनके चाचा थे, चाचा जो प्रवीण यादव थे, वो कारगिल की लड़ाई में एक तरह से हीरो थे। जो ऑपरेशन विजय हुआ था, उस ऑपरेशन विजय में उन्होंने अपने दोनों हाथ खोए थे, पैर में भी उन्हें चोटें आई थी। इसीलिए पूरे इलाके में, कायदे से कहें तो पूरे झरझर इलाके में, उनका इतना सम्मान था, इतना रुतबा था, इतना रसूख था कि शायद कोई भी पुलिस वाला फ़ौरन ही उनकी बात मानता। ये सम्मान उन्होंने इस देश के नाम पे कुर्बान होकर कमाया था। जब इस बारे में वो उस अफसर से डिस्कस करते हैं तो अफसर भी गुपचुप तरीके से पता करता है अपने दिल्ली के लोगों से, जो उनके डिपार्टमेंट के थे, उनसे कांटेक्ट करता और कहता है कि एक लड़की है जो गायब हुई है। और इसी बीच जो क्राइम ब्रांच वाले थे उनको भी खबर लग जाती कि कोई लड़की है जिसको छुपाया गया है। तो दोनों तरीक़ों से, दोनों एंगल पे जब जांच की जाती है और जो क्राइम ब्रांच के सीपी हैं रविंद्र यादव, जब इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं और उस ढाबे पे जाते हैं, क्योंकि जब लोकेशन, ये सारी चीज़ें निकाली गई कि फ़ोन की लास्ट लोकेशन कहाँ थी निकिता की, तो इसी गांव में, इसी ढाबे के पास मिली। इसीलिए पुलिस वाले और क्राइम ब्रांच जाते हैं, इस बॉडी को रिकवर करते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई दिक्कतें हैं। चूँकि बॉडी फ्रिज में रखी गई थी तो जिस हिसाब से नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए डिकम्पोज होने का, वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। तो एक्चुअल डेट, एक्चुअल टाइम बताना मुश्किल था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से। गले पे निशान थे उसी चार्जर के और मौत दम घुटने की वजह से हुई है। तो ये बयान भी कहीं ना कहीं सही निकला साहिल का। बाकी कई सारी चीज़ें हैं, अभी एक एंगल और खंगाला जा रहा कि क्या इस मामले में साहिल अकेला था या फिर कोई और था, क्या इस मामले में साहिल के परिवार वालों को जानकारी थी या नहीं थी, क्या कुछ है। ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये थी पूरी कहानी इस समय के सबसे चर्चित दिल्ली मर्डर केस निकिता यादव की।
उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। और अभी ये कहानी जल्द क्या अभी कुछ घंटे पहले ही प्रकाश में आई, तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, और कोई सुझाव कोई सजेशन आपका हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।